आप लोगों को ये तकलीफ रहती है कि हम एसएस में पढ़ाई शुरू कहाँ से करें, तो मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अभी हम एसएस के अंदर 2 मार्क्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका आंसर किस तरीके से लिखते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, मैं ये समझाऊंगा कि बोर्ड आपको उस चैप्टर से किस तरीके के सवाल पूछती है और आपको कैसे 2 मार्क्स के आंसर लिखने हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है, थोड़ी मेहनत करनी है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको आएंगे चैप्टर 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13 और 20। इन सारे चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं और उसका आंसर कैसे लिखना है वो बताने वाला हूं। अब हम लोग 2 मार्क्स की सीरीज के अंदर चैप्टर 12 के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है, नेम द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने कॉमन लाइन लिख के रखी हुई है कि इंडिया इज रिच इन वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स विच आर एसेंशियल टू द कंट्रीज इकोनॉमिक। ये कॉमन लाइन है। आप अगर हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो ये कॉमन लाइन को याद करें ना, पूरे चैप्टर के अंदर इसी कॉमन लाइन को हम लोग यूज करेंगे, जिससे आपके आंसर की लेंथ बढ़ेगी और आपका आंसर जो है वो प्रोफेशनल लगेगा। वही सवाल क्या है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम देने हैं। देखो, एनर्जी रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। मैंने ये भी लाइन लिख के रखी हुई है, अभी बताता हूँ क्यों। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स हाइड्रो, विंड, सोलर, बायोगैस, जियोथर्मल एंड टाइडल या टिडल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये रहे, इतना ही आंसर था। इसीलिए ये सारी लाइनें मैंने यहाँ पे ऐड की जिससे आपका आंसर बड़ा हो सके। आपका जो सवाल था कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो हाइड्रो, विंड, सोलर, बायोगैस, जियोथर्मल एंड टाइडल या टिडल एनर्जी, है ना। तो इतने में आपको 2 मार्क्स नहीं मिलता, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीजों को लिखा ताकि आपका आंसर बड़ा और प्रोफेशनल लग सके। आगे देखते हैं, स्टेट द यूज ऑफ मैंगनीज। क्या बताना है आपको, मैंगनीज का यूज बताना है। स्टार्ट कैसे करोगे, कॉमन लाइन से। उसके बाद इट इज मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन। आयरन के अंदर अगर हम लोग इसको मिलाएंगे तो क्या बनता है, स्टील बनता है। आगे देखो, व्हेन मैंगनीज इज मिक्स विथ इट स्टील रेल्स एंड रॉड्स बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम लोग आयरन के अंदर मैंगनीज को मिलाते हैं, जो रॉड बनता है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग हो जाता है। इन अदर यूज आर इन केमिकल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, ड्राई बैटरी सेल्स एंड टाइज। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए, ड्राई बैटरी सेल्स बनाने के लिए और टाइज बनाने के लिए भी मैंगनीज का यूज किया जाता है, मैंगनीज। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द लेदर, ग्लास, मैच बॉक्स एंड फोटोग्राफी इंडस्ट्री। मैंगनीज का यूज लेदर, ग्लास, मैच बॉक्स और फोटोग्राफी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो advantageous for utensils made of china clay and colored bricks। चाइना क्ले बर्तन बनाने के लिए भी मैंगनीज का यूज किया जाता है। तो मैंने इस तरीके से आपका आंसर लिख दिया है, देखो कितना आसान है और इजीली याद हो जाएगा। फिर बोर्ड आपको इस चैप्टर के अंदर पूछ लेगी कि नेचुरल गैस और बायोगैस के बीच का डिफरेंस बताओ। तो आपको यहाँ पे भी शुरू करना है किससे, बेस लाइन से। उसके बाद नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विथ मिनरल ऑयल, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट। मिनरल ऑयल जहां पे मिलता है वहीं से हमको नेचुरल गैस मिलता है, ये पहला आंसर हो गया। वेस्ट एग्रीकल्चर मटेरियल, मोलेसेस, अदर वेजिटेशंस, डंग एंड ह्यूमन एक्सक्रीमेंट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। जो भी वेस्ट है, कौन कौन सा वेस्ट है, गन्ने के छिलके का वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, सड़ी हुई सब्जी हो गया, गाय का या किसी का भी गोबर हो गया, इंसान की टट्टी हो गई, ये सारी चीजों से आप मिला के जो बनाते हैं वो क्या बनता है, बायोगैस या फिर गोबर गैस। अब देखो, इट इज कन्वेंशनल एनर्जी, इट इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कमर्शियल बेसिस पे यूज होता है, नॉन कमर्शियल बेसिस पे, मतलब इस एनर्जी को बेचा जा सकता है, इस एनर्जी को बेचा नहीं जा सकता है। इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल फर्टिलाइजर एंड रन व्हीकल। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज हो रहा है और व्हीकल को चलाने में यूज हो रहा है। ये डोमेस्टिक यानी खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर दो, इतना लिखोगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखते हैं, द मॉडर्न एज इज नॉन एज मिनरल एज। मॉडर्न एज को मिनरल एज क्यों कहा जाता है, ये बोर्ड आपको सवाल पूछ रही है। यहाँ पे देखो, स्टार्ट करेंगे बेस लाइन से। उसके बाद देखो, टुडे ऑल इक्विपमेंट इज मेड फ्रॉम मिनरल। आज जो भी इक्विपमेंट्स बन रहे हैं वो किससे बनते हैं, मिनरल से बनते हैं। स्मॉल पिन टू लार्ज मशीन्स आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। छोटा सा पिन बनाना हो या बहुत बड़ी इंडस्ट्री में मशीन बनाना हो, किससे बनता है, मिनरल का इस्तेमाल करके। द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल हैज इंक्रीज आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब से हमारे दुनिया में इंडस्ट्रीज बनने लगी तब से मिनरल का भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। डेवलप नेशन हैव अचीव सक्सेस बाय द यूज ऑफ मिनरल विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज जो भी देश आगे बढ़ गए हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिनरल को यूज करने में बहुत बेस्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी कंट्री आगे बढ़ गई है। इसीलिए बोला जाता है क्या, मॉडर्न एज को मिनरल एज। आगे बढ़ते हैं,
अब आगे देखो, राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। आप इसको भी कैसे स्टार्ट करोगे, बेस लाइन से स्टार्ट करोगे। आपको बोला गया है कि आपको क्लासिफिकेशन बताना है, किसका, मिनरल का। आप इसी तरीके से लिखोगे। तो मिनरल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, एक होता है मेटालिक मिनरल, एक होता है नॉन मेटालिक मिनरल, एक होता है मिनरल यूज एज अ एनर्जी रिसोर्स। किस पार्ट में यानी कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है मिनरल को, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, मिनरल यूज एज अ एनर्जी रिसोर्स। अब मेटालिक मिनरल के अंदर जो जो चीजें आती है यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दी है, आप उसको पढ़ लेना, काफी इजी है। मैं आपको इसको पढ़ा के आपके वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाता हूँ। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर से भी आपको ऐसे डिफाइन टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो किसको डिफाइन करना है आपको, बॉक्साइट को और लीड को। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि डिफाइन टाइप का अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको टाइटल जरूर डालना है कि आप किसका आंसर लिख रहे हो। अभी देखो, बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम ओर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर से हम लोग को कौन सा मिनरल मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। ये कहाँ पे पाया गया था, फ्रांस में 1921 में लई बॉक्स के अंदर पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था, फ्रांस के अंदर 1921 में लई बॉक्स के अंदर पाया गया था। ये कैसा होता है, लाइट वेट का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, जंग नहीं लगता है और इजीली मैलेबल है। तो ये आपको किसका आंसर बता रहा हूं मैं, बॉक्साइट का आंसर बता रहा हूं। अब लीड के अंदर आ जाओ, लीड ओर इज कॉल्ड गलेना। लीड ओर का दूसरा नाम क्या है, गलेना। ऐसे याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। इट इज सॉफ्ट हैवी इन वेट। तो लीड कैसा होता है, लीड बोल लो, लेड बोल लो, ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और हैवी इन वेट होता है। इट मेक्स अलॉय, इससे अलॉय बनता है, इलेक्ट्रिक वायर बनता है, वेपन्स में यूज होता है, ग्लास बनाने में यूज होता है, रबड़ बनाने में यूज होता है, बैटरीज को बनाने में यूज होता है। आपका लेड और लीड, जो आपका मन करे वो बोलो, बट आंसर कैसे लिखना है वो आप यहाँ पे ध्यान दो। सातवां क्वेश्चन क्या है, मेंशन द यूटिलिटी ऑफ कॉपर। आपको कॉपर के यूज के बारे में बताना है। आंसर कैसे लिखोगे, आप पहले ये बेसिक लाइन लिखोगे, उसके बाद आप देखो क्या लिख रहा हूं मैं, दिस वॉज द फर्स्ट मिनरल यूज बाय मैन। इंसानों के द्वारा सबसे पहला जो मिनरल यूज किया गया था वो क्या था, कॉपर था। इसकी मिक्सिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब इसकी शादी किसी के साथ भी हो सकती है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ब्रॉन्ज बनाना है तो आपको इसको टीन के साथ मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको ब्रैस बनाना है तो आपको इसको जिंक के साथ मिक्स करना पड़ेगा। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में यूज होता है, टेलीफोन्स बनाने में, रेडियो बनाने में, टेलीविजन बनाने में, रेफ्रिजरेटर बनाने में या एयर कंडीशनर बनाने में किसका यूज होता है, कॉपर का यूज होता है। इससे हमको क्या पता चला है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस तरीके से याद रखो, आपका आंसर भी हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया बहुत स्पीड में जा रहे हैं, यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि आपका सवाल किस तरीके से है, उसका आंसर आप कैसे लिखोगे। आगे अगर देखूं तो व्हाट इज बायोगैस, नेम द बायोगैस प्लांट स्टैब्लिश इन इंडिया या इन गुजरात, सॉरी इंडिया नहीं है, गुजरात है। अब यहाँ पे देखो, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इस बेसिक लाइन से। अब बायोगैस क्या होता है वो मैंने आपको डिफरेंस के अंदर समझा दिया था, तो मैं अभी आपको ये समझाऊंगा नहीं। कहाँ कहाँ गुजरात में पाया जाता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये पाया जाता है मैथान नियर सिद्धपुर, ये रुद्रताल ऑफ दस क्या दसलोई तालुका, आप देख लेना, अहमदाबाद के अंदर है। फिर ये दंतीवाड़ा या दंतीवाड़ा इन बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे 3 जगहों का नाम दिया हुआ है जहाँ पे बायोगैस प्लांट पाए जाते हैं गुजरात के अंदर। प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुझे भी दिक्कत आती है, आपको भी आती है, कोई शर्म की बात नहीं है। स्पेलिंग याद कर लेना, आंसर लिख लेना, हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पे 9वां सवाल देखो, क्लासीफाई मिनरल इनटू मेटालिक मिनरल। देखो आपको स्टार्ट कैसे करना है आंसर, पहले आपको बेस लाइन लिखनी है। मेटालिक मिनरल के आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन देना होगा, मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, जिसके अंदर मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी रिसोर्स जो मैंने आपको क्लासिफाई करके बताया हुआ था। तो मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि ऊपर हमने तीनों पार्ट को देख लिया हुआ है, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल और मिनरल यूज एज अ एनर्जी रिसोर्स। तो आप उसी का आंसर पढ़ोगे, यहाँ पे हो जाएगा, बट आंसर किस तरीके से लिखना है वो यहाँ पे बस आप देख लो। आगे देखो, स्टेट द यूज ऑफ लाइमस्टोन एंड कॉपर। कॉपर का यूज बताना है और लाइमस्टोन का यूज बताना है। ध्यान रखना मैंने इसका आंसर कैसे बनाया है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, बेस लाइन, उसके बाद लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन बेसिकली यूज होता है सीमेंट के प्रोडक्शन में, वही लिखा हुआ है। फिर आयरन को मेल्ट करने के लिए भी लाइमस्टोन का यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एज अ सोडा ऐश को रिफाइन करने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और शुगर बनाने के लिए, यानी शुगर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, किसका, लाइमस्टोन का। अब कॉपर का टाइटल डालना, बाकी मैंने कॉपर का आपको बताया हुआ, इस तरीके से लिख देना। देखो यहाँ पे आपको 2 सवाल पूछा था कि कॉपर का यूज बताना है, लाइमस्टोन का, तो मैंने टाइटल डाला दोनों का और 3-3 पॉइंट लिख दिए।
आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है। मालूम है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है, पर बहुत ज्यादा लिखोगे तो आपका टाइम खराब जाएगा, आपका पेपर छूटेगा। व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन द यूजेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स टुडे। आज के टाइम पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की डिमांड क्यों बढ़ रही है? तो यहाँ पे पहले आपको बेस लाइन लिखना है, उसके बाद देखो द रिजर्व ऑफ एनर्जी रिसोर्स इज लिमिटेड। हमारे देश के अंदर जो भी एनर्जी रिसोर्स है उनका जो रिजर्व है वो क्या है? लिमिटेड है। These are the non renewable energy resource। ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है या ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होंगे। द रिजर्व ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी आर फिनिश वेरी फास्ट। जो कन्वेंशनल एनर्जी है मतलब ऐसी एनर्जी है जो खत्म हो जाएंगी, उनके रिजर्व भी बहुत जल्दी से खत्म हो रहे हैं। वर्ल्ड फेसिंग प्रॉब्लम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का यूज करके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जैसे हम लोग कोयले का यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो आपको पता है कि कोयला बहुत जल्दी हमारे देश से खत्म हो जा रहा है या हमारी दुनिया से खत्म हो जा रहा है। तो कोयला क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका स्टॉक बहुत जल्दी हमारे दुनिया से खत्म होता जा रहा है। सो द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स विल बी मोर सुटेबल। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का जो स्टॉक है वो खत्म होता जा रहा है, इसीलिए हमारा ध्यान किसके ऊपर जा रहा है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों ऐसा? क्योंकि द मोस्ट एसेंशियल थिंग इज दिस आर रिन्यूएबल रिसोर्स। क्यों? क्योंकि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है वो बहुत ही जल्दी अपने आप को बना लेता है। इसी की वजह से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की डिमांड बढ़ते जा रही है। आगे देखो, राइट अ नोट ऑन कोल। मैंने बहुत आसान तरीके से ये आंसर आपके लिए बनाया है। पहले आपको बेस लाइन बनानी है, फिर देखो मैंने बहुत आसान लिखा हुआ है, कोल इज फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कोल कैसे बनता है? कार्बनाइजेशन की प्रोसेस से। इतना याद रखो बस। कोल कैसे बनता है? कार्बनाइजेशन की प्रोसेस की वजह से। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है। कैसे बनता है? फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एशियन प्लांट दैट लिव्ड मिलियन ऑफ ईयर एगो। बहुत प्राचीन समय में जो भी पेड़ पौधे जानवर लोग थे, उन्हीं के बरीड हो जाने से और उनके सड़ जाने से जो चीज हमको मिल रही है वो क्या है? कोल है। इतना याद रखो, अभी के लिए इतना चलेगा। अब इस आंसर को बड़ा करने के लिए मैंने क्या कर दिया? आपको टाइप्स ऑफ कॉइल बता दिए। आपका ये आंसर भी इस तरीके से लिखोगे तो सही जाएगा। पीट कॉल है, लिग्नाइट कॉल है, क्या बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट्स है। अब पीट कोल कैसा होता है? लो क्वालिटी, हाई मॉइस्चर एंड लो कार्बन कंटेंट है इसके अंदर। लिग्नाइट के अंदर सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, वाइडली यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ये बिटुमिनस या बिटुमिनस जो भी आप बोलो इसको, ये किस लिए यूज होता है? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है। एंथ्रासाइट कॉल, हाई क्वालिटी कॉल यूज इन इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड इंटेंस हीट। जहां जिस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हीट चाहिए वहां पे क्या होता है? एंथ्रासाइट कॉल यूज होता है। देखो मैंने आपका आंसर काफी इजी बना दिया। आप टेक्स्ट बुक में जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है, ये चैप्टर नंबर 12, ये भी आपका हो गया पूरा। इसके अंदर से किस तरीके के बोर्ड आपको सवाल पूछेगी वो मैंने करवा दिया, किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, इससे भी आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करके दूंगा इस चैप्टर को। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।